में हमारी जो स्लोप आएगी वो क्या आएगी, -a/b, यानी नेगेटिव। तो अगर एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है तो स्लोप क्या होगी, नेगेटिव। ये ऐसे आप इस फॉर्म को देख के ही बता सकते हो। और पहचान क्या, इस फॉर्म का मतलब क्या है कि एक्स वाई दोनों लेफ्ट साइड पे हैं। अब मान लीजिए कि एक्स और वाई दोनों अलग अलग साइड पे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या इधर है या फिर क्या इधर है। तो अगर एक्स और वाई दोनों अलग अलग साइड पे हैं तो आपको ये देखना है, एक का साइन प्लस में होना चाहिए, एक का माइनस में। जैसे यहाँ इसका प्लस में या माइनस में, इसका प्लस में है, इसका माइनस में। क्योंकि देखिए अगर इन दोनों के साइन एक जैसे हैं इस साइड पे, तो जब इसको इधर लेके जाओगे एक वैल्यू को, तो एक का साइन क्या हो जाएगा, जो इधर गया बदल जाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर इस फॉर्म में है तो एक्स वाई के साइन क्या होंगे, सेम सेम साइन है, स्लोप नेगेटिव। अगर एक इधर है एक इधर, तो एक्स और वाई दोनों के साइन क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, तो स्लोप नेगेटिव होगी। तो आप देखते ही पहचान लोगे इक्वेशन को स्लोप नेगेटिव है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि आपको ग्राफ देख के बताना है कि भाई स्लोप नेगेटिव है या स्लोप पॉजिटिव है, ठीक। तो इस केस में क्या करना है, इस केस में आपको सीधा देखना है जो भी लाइन बन रही है, ये आपका लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हैंड है, ये आपका राइट हैंड है। आप अगर राइट हैंड पे ऊपर से नीचे आते हो, ये राइट हैंड है, राइट हैंड को इधर लेके जाना। अगर लाइन ऊपर से ऐसे नीचे आती है तो स्लोप नेगेटिव है। अगर लाइन ऊपर से नीचे आती है तो स्लोप नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल ये हमारा ग्राफ है एक्स वाई। अब ऐसे लाइन हम राइट साइड से ऊपर से नीचे आए, नेगेटिव स्लोप, ये लाइन 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 नेगेटिव स्लोप, ठीक है। ये तो मैंने ड्रॉ करी स्ट्रेट लाइन, लेकिन बहुत सी बार स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, इंडिफरेंस कर ऐसे होता है। तो अगर हम देखें स्ट्रेट लाइन है बट ऐसे देखें राइट साइड पे, तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं। जब अपने राइट हैंड को आप ऐसे लेके जाओगे तो ऊपर से नीचे, तो स्लोप यहाँ पे भी क्या होगी, नेगेटिव। अगर ग्राफ ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, कैसे भी है, बट इस तरह से है तो सारी स्लोप नेगेटिव होगी। ये मैंने एक आपको ऊपर ऊपर से बता दिया है, बाकी जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे चीजें आपको क्लियर होती जाएगी, ठीक। तो अब हम बात करते हैं पॉजिटिव स्लोप की, और सॉरी ये और बता दो नेगेटिव स्लोप होती क्या है। देखिए या तो आप स्लोप कहो नेगेटिव है या आप स्लोप कहो डाउनवर्ड है, बात एक ही है। डाउनवर्ड डाउनवर्ड स्लोप कहो या नेगेटिव स्लोप कहो, एक ही बात है। अगर किसी इक्वेशन की या किसी फंक्शन की स्लोप नेगेटिव है, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमारे पास x और y है, इनकी स्लोप अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इन दोनों के बीच में नेगेटिव, या फिर नेगेटिव को आप अपोजिट भी बोल सकते हो, अपोजिट, और आप इसको इनवर्स भी बोल सकते हो। तो आप कह सकते हो कि x और y में नेगेटिव रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशन है, रिलेशन। तो अगर कभी भी दो वेरिएबल में, किन्हीं भी दो वेरिएबल में नेगेटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन, तो इसका मतलब है उसकी स्लोप नेगेटिव है। अगर किसी भी इक्वेशन की ग्राफ की स्लोप नेगेटिव आती है तो इसका मतलब क्या है, x और y में इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब होता है अगर x बढ़ेगा तो y घटेगा, और अगर x घटेगा तो y बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज के प्राइस बढ़ जाते हैं तो हम उसकी डिमांड कम कर देते हैं, है ना, ऐसे ही तो होता है। और अगर किसी चीज के प्राइस कम हो जाते हैं, कोई चीज सस्ती हो जाती है, तो हम उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं, हम उसको ज्यादा खरीदते हैं।
तो मैंने नेगेटिव स्लोप के केसेस आप लोगों को समझाए। अब हम समझते हैं कि अगर आपकी स्लोप पॉजिटिव है तो आपकी इक्वेशन कैसे दिखेगी और उसका ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए नेगेटिव स्लोप में दो इक्वेशन हो सकती है, एक और एक दो। कैसी? ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, दोनों के साइन सेम है। ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू सेम, दोनों के साइन सेम है। ये हो गया आपके नेगेटिव स्लोप, ठीक है। और ग्राफ कैसे बनेगा मैंने ये भी बता दी। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव स्लोप की। तो पॉजिटिव स्लोप के केस में ए एक्स सॉरी यहां प्लस ले लेते हैं, यहां माइनस इज इक्वल टू सी, ठीक है। या तो आपकी इक्वेशन ऐसी होगी या फिर आपकी इक्वेशन ऐसी होगी। कहने का मतलब एक्स और वाई दोनों लेफ्ट साइड पे हैं और दोनों के साइन अलग है, इसका प्लस इसका माइनस, इसका माइनस और इसका प्लस। सेम साइन नेगेटिव स्लोप, डिफरेंट साइन पॉजिटिव स्लोप। कैसे निकालेंगे स्लोप आपको पता है। y आपका लेफ्ट साइड पे रहेगा और बाकी वैल्यू को आप राइट साइड पे लेके आओगे। स्लोप निकालना है तो माइनस बी कहां पर आ जाएगा? c के नीचे और ax के नीचे भी। माइनस से कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, आपके पास बचा c डिवाइडेड बाय b और a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू x। तो x के साथ जो मल्टीप्लाई में है, मतलब जो x का कोफिशिएंट है वो आपकी स्लोप हो गई, पॉजिटिव है। ऐसे ही अगर मैं यहां से निकालता हूं तो यहां से भी क्या होगा? बी वाई सी ए एक्स राइट साइड पे जाएगा, y ये b c के नीचे आएगा और ये b यहां आएगा। यहां पे भी स्लोप क्या है? x के साथ जो मल्टीप्लाई में यानी x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। ग्राफ कैसे बनाएंगे? ग्राफ ऐसे बनेगा, देखो। ग्राफ बनाने के लिए इस इक्वेशन को मुझे दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा वो आपको पता ही है। बेसिकली मैं बता देता हूं, कैलकुलेट तो हम लोग कर ही चुके हैं, ये रफ कर रहा हूं मैं। x के नीचे आएगा c डिवाइडेड बाय a प्लस में और y के नीचे आएगा c डिवाइडेड बाय माइनस में। तो अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसे बनेगा। x के नीचे प्लस में है वैल्यू ये, y के नीचे माइनस में है तो माइनस में यहां ले लेते हैं c बाय b और c बाय a। दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करो, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। और अगर मैं इसके ग्राफ के बारे में बात करूं तो यहां पे ही बना देते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद रिजल्ट ये आएगा, x के नीचे c डिवाइडेड बाय a, y के नीचे c डिवाइडेड बाय b। x के नीचे जो वैल्यू है वो माइनस में है यानी यहां आ गई, y के नीचे जो वैल्यू है प्लस में है यानी कि यहां पर आ गई। दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। तो देखो पॉजिटिव स्लोप कब होगी? पॉजिटिव स्लोप होगी जब आपकी ये जो राइट हैंड है आप इसमें ऐसे नीचे से ऊपर जाओगे। तो कोई भी ऐसी लाइन है जो नीचे से ऊपर जा रही है उसकी स्लोप क्या है? पॉजिटिव। तो आपको ग्राफ देख के बताना है स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो कैसे बताना है? लाइन ऐसे जाएगी तो पॉजिटिव, लाइन ऐसे आएगी तो नेगेटिव। इक्वेशन देख के बतानी है, x और y दोनों के साइन सेम है, नेगेटिव स्लोप, दोनों के साइन अलग है, पॉजिटिव स्लोप। अब पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या है? पॉजिटिव स्लोप का मतलब है x और y में डायरेक्ट रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। और डायरेक्ट भी बोल सकते हो आप पॉजिटिव रिलेशन भी बोल सकते हो। पॉजिटिव रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन एक ही बात है। अच्छा, आप पॉजिटिव स्लोप भी बोल सकते हो और आप अपवर्ड स्लोप भी बोल सकते हो। पॉजिटिव स्लोप या फिर अपवर्ड स्लोप का एक ही मतलब होता है, नेगेटिव स्लोप या फिर डाउनवर्ड स्लोप का एक ही मतलब होता है। अब जो आपका पॉजिटिव स्लोप है इसका मतलब क्या है? इसका एग्जांपल क्या है? मैं ये रफ कर रहा हूं।
तो इसका मतलब ये है जैसे x और y, अगर x इंक्रीज होगा y भी इंक्रीज होगा, x डिक्रीज होगा तो y भी डिक्रीज होगा। कहने का मतलब ये है x एंड y आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। दोनों कहां जा रहे हैं? एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी इनकम और हमारी डिमांड, अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारी डिमांड भी बढ़ेगी, हम ज्यादा चीजें खरीदेंगे। अगर हमारी इनकम घटेगी तो हमारी डिमांड भी घटेगी, हम कम चीजें खरीदेंगे। तो इनकम में और डिमांड की के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। और अगर हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन है जो डिमांड और इनकम में रिलेशनशिप दिखा रही है तो उसका स्लोप हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, अब स्लोप के बारे में एक दो बातें हमें और समझनी है, वो समझ लेते हैं। देखिए, अगर आपके पास कभी भी कोई लीनियर इक्वेशन है, कोई भी, जैसे ax plus by is equal to c, minus ax minus by is equal to c, ax minus by is equal to c, minus ax plus by is equal to c, 2x plus 3y is equal to 10, minus x plus 2y is equal to 20। आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन मतलब जहां x और y वेरिएबल की पावर 1 है, तो इस केस में हर इक्वेशन का अपना एक ग्राफ होगा। जैसे ग्राफ ये है, फॉर एग्जांपल मैं ये मान लेता हूं। तो अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन है, उसका जो ग्राफ बनाओगे ना वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। हम जब 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं तो वहां पर एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइन। वहां पे लीनियर इक्वेशन चैप्टर को स्ट्रेट लाइन ही बोला गया है। तो ध्यान रखना है आपको, जो भी हमारी लीनियर इक्वेशन होती है उसका जो भी ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन होगा, यानी बिल्कुल सीधी लाइन होगी। स्केल से खींचोगे उसमें कहीं कोई घुमाव नहीं होगा, ऐसे या फिर ऐसे, जैसे हम इंडिफरेंस कर्व पढ़ते हैं इस तरह का कोई घुमाव नहीं होने वाला है, सीधी लाइन होगी। और अगर कोई भी लाइन सीधी है उसकी जो स्लोप होगी, उसकी स्लोप यानी m, वो हमेशा कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट का मतलब होता है ए फिक्स्ड वैल्यू। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन, कैसी भी स्ट्रेट लाइन हो, चाहे वो इधर से जाए, चाहे वो इधर से जाए, इधर से जाए, इधर से जाए, किधर से भी जाए, उसकी स्लोप हमेशा कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट का मतलब फिक्स वैल्यू होगी। अब जैसे मेरे पास ये लाइन है और मैं इस पॉइंट को ए नाम देता हूं, इस पॉइंट को बी नाम देता हूं। अगर मैं ए बी के बीच में एक स्लोप निकालता हूं, स्लोप बिटवीन ए बी, फॉर एग्जांपल tan i, तो अगर मैं यहां पे पॉइंट लेता हूं सी, अपने स्लोप निकालता हूं बिटवीन बी एंड सी, तो वो भी tan i है। अगर मैं यहाँ पॉइंट लेता हूँ डी, मैं पॉइंट निकालता, स्लोप निकालता हूँ डी और सी के बीच में, वो भी tan आएगी। ए और डी के बीच में निकालूंगा वो भी tan आएगी। डी और बी के बीच में निकालूंगा वो भी tan आएगी। कहने का मतलब है आप एक स्ट्रेट लाइन के कोई भी दो पॉइंट ले लो, किन्हीं भी दो पॉइंट पर आप स्लोप निकाल लो, आंसर सेम ही आएगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब एक लास्ट बात क्या है? ये x ये y, मार्कर में थोड़ा इंक डाल देते हैं।
तो देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा था, मान लीजिए कि लाइन है, इसको मैं लाइन 1 मान लेता हूँ, L1 है ना। और हमारे पास एक ये लाइन है, ये है L2। अब इन लाइनों को अगर आप देखते हो तो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, हालांकि मुझसे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है और यहाँ डिस्टेंस थोड़ा कम। लेकिन अगर हम स्केल से नाप के बनाएंगे और अगर दो लाइन एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है तो क्या होगा, इसकी जो स्लोप है और इसकी जो स्लोप है, इन दोनों की स्लोप सेम होगी। मतलब अगर इस लाइन की स्लोप 10 है, इस लाइन की स्लोप भी 10 ही होगी। तो ध्यान रखना है, कभी भी अगर दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन की स्लोप हमेशा सेम होती है। ठीक, ये सारी बातें ना आपकी माइक्रोइकोनॉमिक्स में बहुत काम आने वाली हैं, क्योंकि माइक्रोइकोनॉमिक्स में कई बार हमारी बजट लाइन शिफ्ट हो जाती है। तो जो बजट लाइन पैरेलल शिफ्ट होती है ना, उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। ये एक प्रॉपर्टी है। आपका सब्जेक्ट जो है, जो MEC 101, तो उसमें सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर में हम डिमांड कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। उसमें से एक प्रॉपर्टी ये भी है कि अगर प्रॉपर्टी का एक पार्ट है, उसमें ये भी है कि अगर बजट लाइन आपकी शिफ्ट कर जाती है राइट वर्ड पैरेलली या फिर नीचे शिफ्ट हो जाती है, तो उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। इंपैक्ट पड़ता क्यों नहीं है? क्योंकि अगर लाइन बजट लाइन ऊपर या नीचे पैरेलल शिफ्ट हो गई तो स्लोप पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। स्लोप पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें सिर्फ आपके मैथ में काम नहीं आएगी, ये सारी चीजें आपकी इकोनॉमिक्स में बहुत सारी जगह काम आने वाली है। तो अब इसी तरह से मान लीजिए ये दो लाइन है, एक ये और एक ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो इन दोनों लाइन की स्लोप भी सेम होगी। तो दोस्तों आपको डिफरेंशिएशन सीखने के लिए स्लोप की जितनी जानकारी होनी चाहिए थी मैंने आपको दे दी है, और आपको स्ट्रेट लाइन की भी मैंने इतनी जानकारी दे दी है। नमस्ते दोस्तों, eco.com आपके लिए गुड न्यूज लाया है। अगर आप इग्नू से एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हो और फर्स्ट ईयर में हो, आप चाहते हो कि आपके असाइनमेंट में अच्छे नंबर आए, तो हम आपके लिए असाइनमेंट लाए हैं फर्स्ट ईयर के, जिसका एमआरपी सिर्फ 350 रुपए है। 350 रुपए में आपको सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट मिलेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक आप देख लीजिएगा। इसी के साथ हम लोग MEC 002 मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस के प्रीवियस 12 क्वेश्चंस के पेपर का सॉल्यूशन आए हैं, जिसका एमआरपी है सिर्फ 200 रुपए। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लीजिए। कि आगे पूरे मैथ में कहीं पे भी स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कोई टॉपिक आएगा, जैसे लीनियर डिमांड फंक्शन वगैरह, तो आप बड़ी आसानी से उन सारी चीजों को सीख लोगे, है ना। अब वापस आते हैं अपने डिफरेंशिएशन के टॉपिक पर। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। ठीक है, पर डिफरेंशिएशन होता क्या है ये बात बताने से पहले मैं आपको एक पूरा एक प्रोसेस समझाऊंगा। हम लोग ये समझेंगे कि डिफरेंशिएशन कहाँ पे काम आएगा, उसके बाद हम समझेंगे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। देखिए पहली बात तो ये है कि जब भी आपको डिफरेंशिएशन करना होगा, आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा, तो हम एक फंक्शन दिया जाएगा। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के बारे में वीडियो मेरे इस वीडियो के जस्ट बाद में YouTube पे जितनी भी हमारे फंक्शन से रिलेटेड वीडियो है आपको मिल जाएगी। तो अब वो वीडियोस देख लेना फंक्शन की, फिर इस चैप्टर को पढ़ना, तो बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो अब हम बात करते हैं डेरिवेटिव की। डेरिवेटिव क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है। देखिए मान लेते हैं कि आपकी कंपनी है और आप जूस बनाते हो। ठीक है, जूस की आपकी कंपनी है, आप जूस की मैन्युफैक्चरिंग करते हो, जूस के प्रोड्यूसर हो। अब होता क्या है, जब आप जूस बनाते हो तो जूस बनाने के लिए आपको भी पहले कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है। तो आप यानी बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेसमैन जब किसी चीज को बनाने पर यानी उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने पर, उसका प्रोडक्शन करने पे जो पैसा खर्च करता है, उस पैसे को हम लोग कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, और इकोनॉमिक्स में हम कॉस्ट की स्टडी को डिस्कस करने के लिए कॉस्ट फंक्शन का यूज करते हैं। मैं यहाँ पर एक सिंपल सा कॉस्ट फंक्शन ले रहा हूँ, ये
ठीक है। इसमें सी आपकी टोटल कॉस्ट है, यानी कि जूस बनाने में आपका जो भी पैसा खर्च हो रहा है वो टोटल कॉस्ट है। क्यू है आपका आउटपुट। आउटपुट का मतलब है आप कितने लीटर जूस बनाते हो। आउटपुट मतलब प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, यानी कि क्वांटिटी है आपकी, क्वांटिटी ऑफ जूस, आप कितने लीटर जूस बना के बेचोगे। ठीक है। अब सीधी सीधी सी बात है कि जितना ज्यादा आप जूस बनाओगे उतना ज्यादा आपका पैसा खर्च होगा। अगर आप 1 लीटर जूस बनाते हो तो आपका कुछ पैसा खर्च होगा, लेकिन अगर आप 2 लीटर जूस बनाते हो तो और ज्यादा पैसा खर्च होगा। आप 100 लीटर जूस बनाते हो तो और ज्यादा पैसा खर्च होगा। आप 1000 लीटर जूस बनाते हो तो और ज्यादा पैसा खर्च होगा। अगर आप 2000 लीटर जूस बनाते हो तो आपका और ज्यादा पैसा खर्च होगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। अब होता क्या है, आप ये जानना चाहते हो, आप अपने जो भी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको बुलाते हो और आप उनसे ये पूछते हो कि भाई आप एक बात बताओ हमें, अगर हम हमारा जो आउटपुट है, हमारा जो प्रोडक्ट है, उसकी क्वांटिटी बढ़ने से हमारी कॉस्ट पे क्या असर पड़ता है, क्या असर पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो Q है, Q हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और हमारी जो कॉस्ट है, कॉस्ट हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल है। किसी भी फंक्शन में 2 वेरिएबल होते हैं, आपको पता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। साथ के साथ आप ये भी समझते हो चलना, जब हम कॉस्ट फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो कॉस्ट फंक्शन का जो ग्राफ होता है उसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम लोग Q यानी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दिखाते हैं, और जो हमारा वर्टिकल एक्सिस होता है इस पे हम लोग कॉस्ट दिखाते हैं। अब कॉस्ट की स्टडी 2 पार्ट में करी जाती है, एक शॉर्ट रन और एक लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में आपकी जो टोटल कॉस्ट होती है वो ऐसे होती है, ये टोटल कॉस्ट है कहां पे, शॉर्ट रन में। लॉन्ग रन में आपकी जो टोटल कॉस्ट कर्व होता है वो ऐसे होता है, कहां पे, लॉन्ग रन में। ठीक है। मैंने कुछ एक आपको आइडिया दे दिया है, ऐसा होता है। ऐसा ही क्यों होता है ये हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ये टॉपिक 11th स्टैंडर्ड का है। ऐसा ही क्यों होता है आप 11th के एनसीईआरटी खोल के पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज किसी भी यूट्यूब चैनल पर आप देख लीजिएगा, आपको टाइप करना है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 एनसीईआरटी टॉपिक कॉस्ट, ये डाल देना, वीडियो मिल जाएगी बहुत सारी, आप देख लेना। ठीक है। तो अब आप क्या देखना चाहते हो, आप ये देखना चाहते हो कि आउटपुट में अगर चेंज होगा तो कॉस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका। तो अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने स्लोप में क्या बताया था, एक चीज का दूसरी चीज पे क्या असर पड़ेगा, तो यहाँ तो कुछ कुछ वैसी ही बात हो रही है कि अगर आउटपुट बढ़ेगा तो उसके कॉस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक। तो मैं यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन को लिखता हूं यहाँ पे, अब देखिए अगर आपका आउटपुट बढ़ता है इसका मतलब आपका एक पुराना वाला आउटपुट होगा Q1 और आपका एक नया वाला आउटपुट होगा। ठीक। आप यहां से यहां पर आते हो तो इसका मतलब है आपका आउटपुट बढ़ गया है और आपको निकालना है डेल्टा Q। आउटपुट में कितना चेंज हुआ है, तो ये होता है Q1 माइनस Q2 माइनस Q1। फॉर एग्जांपल आपका आउटपुट पहले 2 था और अब आपका आउटपुट 5 हो गया है ना। तो 2 और 5 ये आपके पास कितना हो गया, इनका चेंज देखोगे चेंज हो जाएगा 3, तो आपका जो डेल्टा Q है वो कितना हो गया है, 3। अब यहाँ पे एक बात समझनी है, अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो इनके बीच का जो गैप है, ये गैप क्या है, ये गैप है डेल्टा Q। डेल्टा Q यानी चेंज कैसे निकालेंगे, Q2 माइनस Q1 मतलब 5 माइनस 2 मतलब 3। जो आपका डेल्टा Q है वो कितना है, 3 है। तो जब आपका Q चेंज होगा तो Q चेंज होने से आपकी कॉस्ट भी चेंज होगी, सीधी सी बात है। अगर आप पहले हम ये मान के चलते हैं ये सारी चीजें 100 लीटर में, तो अगर पहले आप 200 लीटर जूस बनाते थे
और अब आप 500 लीटर जूस बनाते हो तो आपकी कॉस्ट में भी तो फर्क पड़ेगा ना। अगर आप यानी आपका अगर आउटपुट चेंज होगा तो आपकी कॉस्ट भी चेंज होगी, होगी या नहीं होगी? होगी ना भाई। ऐसा नहीं हो सकता है कि पहले आप 200 लीटर जूस बनाते थे, अब 500 लीटर जूस बनाओ, बट जितना खर्चा पहले आपका पहले होता था उतना ही खर्चा अब होगा, ऐसा नहीं होगा। जितना खर्चा पहले होता था उससे ज्यादा खर्चा होगा, ठीक। तो आपकी कॉस्ट भी चेंज हो गई है, बढ़ गई है, और आपका आपका जो आउटपुट है वो भी बढ़ गया है। अब इस बात को इस फंक्शन में हम कैसे दिखाएंगे? हमें इस फंक्शन में ये बात समझानी है कि भाई आपका आउटपुट भी बढ़ गया है और आपकी कॉस्ट भी बढ़ गई है। बढ़ गई है मतलब कुछ जुड़ गया है। बढ़ने का मतलब क्या होता है? जुड़ गया ना। जैसे 2 से 5 पर आए तो ये 2 से 5 पर आए तो 5 कैसे आया है? 2 में क्या जुड़ गया था? 2 में क्या जुड़ा? 3 जुड़ा, और 3 क्या है? 3 है आपका डेल्टा एक्स। तो आपके पास ये जो 5 आया है, 5 आया है 2 प्लस 3, 5 2 प्लस 3, 3 कितना है? डेल्टा क्यू है। अब 2 क्या है आपका? 2 है Q1 यानी पुराना वाला। ये क्या है? Q2। तो Q2 किसके इक्वल होता है? Q1 प्लस किसके? 3, 3 क्या है? डेल्टा क्यू। ठीक है। अब इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे ये Q1 है, ये Q2 है, 2 से 5 पर आ गए तो डेल्टा क्यू कितना है? 3। डेल्टा क्यू निकालते कैसे हैं? Q2 माइनस Q1, नई वैल्यू में से पुरानी वैल्यू को घटाते हैं। तो अगर आपको निकालना हो Q2 की वैल्यू तो Q2 की वैल्यू कैसे निकालोगे? Q1 को इधर लेके आ जाओ तो ये किसकी वैल्यू आ गई है? ये Q2 आ गया। Q2 मतलब नया वाला आउटपुट। तो जैसे ये नया वाला आउटपुट है Q2, ऐसे ही क्या होगी? C2। C2 क्या होगा? Q2 और सॉरी डेल्टा C प्लस C1। तो अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। पहले मैं लिख लूं Q2, ठीक है, और मैं लिख लूं Q2 किसके बराबर है? Q1 प्लस डेल्टा क्यू। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। और मैं ऐसे ही लिख सकता हूं C2 किसके इक्वल है? C1 प्लस डेल्टा C। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो ये सीधी सीधी बात हो गई है कि अगर आप 200 लीटर जूस बना रहे थे और फिर आप 500 लीटर जूस बनाओगे तो आपके आउटपुट तो बढ़ गया है, आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। ये बात फंक्शन में कैसे दिखानी है ये समझते हैं। फंक्शन में आप ऐसे दिखाओगे, ये जो क्यू है, क्योंकि आपका क्यू बढ़ गया है तो कितना बढ़ा है? इसमें डेल्टा क्यू ऐड कर दो, जैसे ये कर है, ठीक है। ऐसे ही यहां पे भी क्या करो? डेल्टा सी ऐड कर दो। यहां से हमें पता ये चल रहा है कि को डेल्टा क्यू सॉरी डेल्टा सी ऐड होने के बाद पता ये चला कि कॉस्ट बढ़ गई है। डेल्टा क्यू ऐड होने के बाद ये पता चला कि क्यू यानी आउटपुट भी बढ़ गया है। अब डेल्टा सी इज इक्वल टू एफ क्यू प्लस डेल्टा क्यू। ये जो आपके पास सी है ना, इस सी को हम इधर लेके आते हैं। सी क्या है? सी है आपकी कॉस्ट, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को आप डेल्टा क्यू से डिवाइड करो। डेल्टा क्यू से हमने डिवाइड कर दिया इस पूरी इक्वेशन को। ये सब मैं रफ कर दूं। इस ग्राफ का थोड़ा नीचे शिफ्ट कर रहा हूं। क्यू कॉस्ट को सी से नोट करते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी ग्राफ है, फॉर एग्जांपल ये है, आपको इसकी स्लोप निकालनी है, ठीक है। मैंने आपको समझाया था स्ट्रेट लाइन है, तो मैं यहाँ फिलहाल स्ट्रेट लाइन ले रहा हूँ, बाद में चेंज कर देंगे। मान लेते हैं ये है, ये क्या है? टोटल कॉस्ट, ठीक। तो जो स्लोप है, स्लोप कैसे निकलती है? y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1।
तो यहाँ पे y तो नहीं है, यहाँ y की जगह क्या है, कोस्ट है, तो क्या लिख लेंगे C2 माइनस C1, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे Q2 माइनस Q1। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये चीज क्या होती है डेल्टा y, तो अब क्या हो जाएगा डेल्टा C, और ये क्या हो गया डेल्टा Q। तो कुछ बात समझ में आ रही है, ये क्या है स्लोप है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है स्लोप है, ये वैल्यू ही यहां से ही हमें डेरिवेटिव मिलेगा, यहां से ही हमें डेरिवेटिव मिलेगा। अब कुछ बात समझ में आ रही है कि मैंने आपको स्लोप पहले क्यों पढ़ाई थी। मैंने आपको स्लोप इसलिए पढ़ाई थी क्योंकि मुझे पता था कि डेरिवेटिव और स्लोप में बहुत बड़ा एक रिलेशनशिप है। तो ये स्लोप है, ये क्या है स्लोप है। लेकिन अगर ये ग्राफ ऐसे हो, ऐसे, तो फिर ये स्लोप नहीं है, तो फिर ये स्लोप नहीं है। ठीक है, चलिए धीरे धीरे सारी बातें समझ में आने लगेगी। तो वैसे आप ये मान के चलिए ये स्लोप ही है, हम क्या मान के चलते हैं ये स्लोप है, ये है आपका डेल्टा क्यू। इस पूरी इक्वेशन को मैंने डेल्टा क्यू से डिवाइड कर दिया है। अब अगर हम ये मान के चलते हैं कि जो डेल्टा क्यू है, चलो पहले थोड़ा सा इधर आते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूं, और मैं ये मेरा टोटल कॉस्ट का, ठीक, और ये मेरा फॉर एग्जांपल Q1 है, और ये फॉर एग्जांपल मेरा Q2 है, ठीक। तो यहां से लेके यहां तक ये जो बीच का गैप है ये हो गया आपका डेल्टा क्यू। इसको कैसे निकाला है Q2 माइनस Q1, इसको फिलहाल छोड़ देते हैं, ये आपका डेल्टा क्यू है। यानी क्यू में जो आपका चेंज हो गया है, जैसे मैंने कहा था 200 लीटर से 500 लीटर यानी 300 लीटर का जो चेंज है ना। अब अगर मैं इसको ऐसे पीछे करूं, पीछे करूं, पीछे करूं, ये जो गैप है ये क्या है गैप है, अगर इस गैप को मैं कम करूं, ये 200 लीटर से 500 लीटर था 400 कर दिया, इस गैप को मैं थोड़ा और कम करूं, फॉर एग्जांपल 200 से कर दिया मैंने 250 लीटर यानी 2.5 लीटर, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं इस गैप को कम करता जाऊं, 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 बहुत ही कम कर दूं, और इतना कम कर दूं कि कैमरे से आपको ये दिखे भी ना। जैसे मैं मानता हूं ये है हमारा 2 और ये पॉइंट है फॉर एग्जांपल 2.5। अब मैं इसको और पास करता हूं, और पास कितना पास करता हूं ये आप समझो, ये Q1 है 2, और मैं इसकी बहुत पास आ गया हूं, आते 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 मेरा जो Q2 है ये है 2.000, बहुत सारी, जितनी जीरो आप लगा सकते हो उतनी जीरो लगा दो, और बहुत सारे जीरो लगाने के बाद जितनी जीरो आप लगा सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हजार लाख करोड़, जितनी जीरो आप लगा सकते हो उतनी जीरो लगा लो, उसके बाद आप लगा दो 1। तो ये तो बहुत पास हो गया ना 2 के बहुत पास हो गया। अच्छा मैं एक चीज और बता देता हूं आपको, जैसे ये 0 है और 0 के बाद ये 1 है और 1 के बाद ये 2 है, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में इतने नंबर्स हैं, इतने नंबर्स हैं कि अगर हम अपनी पूरी जिंदगी लगा देना गिनने में तो हम गिन नहीं पाएंगे, हम 2 जिंदगी लगा दें तो भी नहीं गिन पाएंगे, और अगर हम 1 करोड़ जिंदगियां लगा दें तो भी हम गिन नहीं पाएंगे। 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, 1 और 2 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं, किन्हीं भी 2 डिजिट के बीच में, 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, ठीक है, किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो ऐसे ही मैंने ये 2 लिया और इसके बहुत पास वाला मैंने नंबर ले लिया जो कि क्या है 2.0000, बहुत सारे जीरो, और फिर ले लिया 1, ठीक है। अब ये 2 है, मान लीजिए इधर एक नंबर होता 5, यहाँ पे कहीं पे 5 है, तो अगर आप 2 और 5 के बीच का गैप निकालोगे तो कितना आएगा
3 आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको गैप निकालना है 2 का एंड 2.00000, बहुत सारी जीरो और उसके बाद 1, तो जब आप इन दोनों के बीच का गैप निकालोगे ना, तो अगर आप 2.0000001 में से माइनस कर दोगे 2 को, तो 2 को जब आप माइनस करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 0.0000000, और जितने भी जीरो हैं उतने सारे जीरो, उसके बाद 1। अब मैं आपसे कहूं बताओ ये कितने लीटर जूस है, तो 1 लीटर जूस नहीं है, ये आधा भी नहीं है, ये 10 ग्राम भी नहीं है, 1 ग्राम भी नहीं है, ये इतना कम जूस है, इतना कम जूस है कि मैं क्या बताऊं ये कितना कम जूस है ना। अगर हम ये मानते हैं 2 लीटर 100 हटा देते हैं कि 200, ये 200 लीटर 500 लीटर वाला एग्जांपल हटाते हैं, ये 2 लीटर जूस है और ये 2 लीटर से थोड़ा सा ज्यादा है, पर कितना ज्यादा है उसको बता नहीं सकते हो कि कितना ज्यादा है, बहुत बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये जो नंबर है ना आपका, ये नंबर इन दोनों के बीच का जो गैप है, ये गैप है 0.000000001। तो ये गैप बेसिकली हमारा लगभग लगभग जीरो है, पूरा जीरो नहीं है। तो यहाँ पे ये जो मेरा गैप आया डेल्टा क्यू, ये जीरो तो नहीं है पर लगभग जीरो है, लगभग लगभग जीरो है, यानी जीरो के आसपास है। तो जब जीरो के आसपास होता है मैथ में हम इसको लिखते हैं डेल्टा, और ये जो मैंने तीर का निशान लगाया है इस निशान को बोलते हैं टेंड्स टू जीरो। तो बेसिकली जो डेल्टा क्यू है वो टेंड्स टू जीरो है। टेंड्स टू जीरो का मतलब ये लगभग जीरो तक पहुंच रहा है, जीरो तो नहीं पर जीरो के बहुत पास है, बहुत पास, ठीक है। और टेंड्स टू की जगह आप अप्रोचेस टू भी लिख सकते हो, अप्रोचेस टू दोनों का एक ही मतलब है। तो अब क्या होता है, इसी तरीके से हमें कई बार ये चेंजेस निकालना होता है। तो ये क्या है, ये है, ये पूरी वैल्यू है चेंज इन सी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्यू, और अगर हम मैथ में लिखेंगे तो चेंज इन सी बाय चेंज इन सी ड्यू टू चेंज इन क्यू बाय 1 यूनिट। मतलब अगर हमारे जूस हम बना रहे हैं उस जूस में 1 यूनिट, अब ये जो यूनिट है देखिए हम यहाँ पे लीटर नहीं लिख रहे हैं, अक्सर हम जब मैथ पढ़ेंगे आगे तो हम ऐसी मेजरमेंट यूज नहीं करते हैं जैसे लीटर फिट, हम यूनिट लिख देते हैं इसकी जगह। इसके पीछे का कारण क्या है, जैसे अगर हम गेहूं का एग्जांपल है, तो अगर मुझे गेहूं लेके आने हैं तो मैं गेहूं लेके आऊंगा 10 किलो या 20 किलो, मैं किलो में लूंगा गेहूं। लेकिन अगर किसी की बड़ी फैमिली है और वो गेहूं लेता है, तो मान लीजिए उसने 100 किलो गेहूं लिए, इसके बाद जब व्यापारी लेता है तो व्यापारी गेहूं का रेट नहीं, गेहूं का 1 किलो का रेट नहीं पूछता है, वो पूछता है कि बोरी कितने की है। बोरी बोरी होती है लगभग, जिस एक बोरी आप कह सकते हो कि गेहूं का एक पैकेट होता है जिस पैकेट में 100 किलो गेहूं होता है, और 100 किलो गेहूं को हम लोग एक क्विंटल बोलते हैं। तो बड़ा व्यापारी जब गेहूं खरीदता है तो वो पूछता है 1 क्विंटल का क्या रेट है, यानी 1 क्विंटल का क्या प्राइस है। हम मार्केट में जाते हैं तो हम पूछते हैं कि 1 किलो गेहूं का क्या प्राइस है, वो व्यापारी बोलता है 1 क्विंटल का क्या प्राइस है। फिर उसके बाद जब और बड़ा व्यापारी होता है तो वो 1 बोरी का रेट नहीं पूछता है, वो पूछता है 10 बोरी का रेट इकट्ठा। 1 बोरी क्योंकि 100 किलो की है तो 10 बोरी हो गई आपकी 1000 किलो की, 1000 किलो को हम लोग बोलते हैं टन, 1 टन। तो वो रेट पूछेगा 1 टन का, मैं पूछूंगा 1 किलो का, छोटा व्यापारी 100 किलो का, और उससे बड़ा व्यापारी 1000 किलो का। तो मेरे लिए एक यूनिट 1 किलो है, उसके लिए एक व्यापारी के लिए 1 यूनिट 100 किलो है, उससे बड़े व्यापारी के लिए 1 यूनिट 1000 किलो है। तो सभी की यूनिट अलग अलग होती है, इसलिए हम ऐसा लिखते नहीं है कि 1 किलो या 2 किलो, हम लोग यूनिट लिख देते हैं, है ना। बट आपको समझाने के लिए यूनिट मतलब लीटर। तो
यहाँ पे ये वैल्यू आपको ये बता रही है कि अगर आप 1 लीटर जूस का प्रोडक्शन और करते हो तो आपकी कॉस्ट में क्या चेंज हो जाएगा, ये वैल्यू आपको ये बताती है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, 1 यूनिट लिया है, लेकिन मान लो ये जो डेल्टा क्यू में चेंज हुआ है वो 1 लीटर का नहीं है, 1 लीटर जूस का नहीं है, ठीक है। ये डेल्टा क्यू बहुत ही छोटा है, 1 लीटर आउटपुट आपका नहीं बढ़ा है, चेंज है वो बहुत छोटा है, वो लगभग 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 0 के बराबर है। तो जब ये लगभग लगभग 0 के बराबर हो जाता है तो हम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा कि जो डेल्टा क्यू है ये लगभग लगभग 0 के बराबर है। तो हम लिखेंगे कैसे, हम मैथ में इसको ऐसे लिखेंगे, टेकिंग लिमिट डेल्टा क्यू टेंड्स टू 0, या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दीजिए, बोथ द साइड, बोथ द साइड्स, ठीक है। तो अगर हम लोग दोनों तरफ ये जो डेल्टा क्यू है, इस डेल्टा क्यू को टेंड्स टू 0 ले लें, यानी लगभग लगभग ये जो गैप है डेल्टा क्यू आउटपुट में होने वाला चेंज है, ये लगभग लगभग अगर आपका 0 के बराबर है, ठीक है। तो एक चीज और, जब किसी भी चीज को आप 0 से डिवाइड करते हो, फॉर एग्जांपल 5 डिवाइडेड बाय 0 इनफाइनाइट हो जाता है, 100 डिवाइडेड बाय 0 इनफाइनाइट हो जाता है। आपके पास कोई भी नंबर हो, आप उसको 0 से डिवाइड दे दोगे तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो अगर हम ये डेल्टा क्यू हमारा मान लो 0 होता है, इक्वल टू 0, तो अगर हम इसको 0 से डिवाइड कर दे तो सब क्या हो जाता, इनफाइनाइट हो जाता। इनफाइनाइट का तो कुछ मतलब फिर रह ही नहीं गया, उसकी हम क्या स्टडी करेंगे, इसलिए हमने 0 नहीं लिया है, ये टेंड्स टू 0 लिया है, मतलब 0 के लगभग 0 के बराबर है बट 0 नहीं है, क्योंकि 0 लेंगे तो सब इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अब क्योंकि हमने इसको 0 नहीं लिया है, टेंड्स टू 0 लिया है, तो हमारे पास जो भी लिमिट आएगी, जो भी रिजल्ट आएगा वो फाइनाइट होगा, क्या होगा, फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं होगा। और जब हम लिमिट ले लेंगे दोनों तरफ तो देखो कैसे लिखा जाएगा मैथ में, एक तो हमने 9 लिखी, अब हम लोग लेफ्ट साइड पे लिमिट लेंगे तो उसको ऐसे लिखेंगे, और राइट साइड पे भी हम लोग लिमिट लेंगे, राइट साइड पे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। मैं ऊपर से रफ कर रहा हूं, चलिए अब हमारे पास ये सब रफ कर देते हैं, ये तो अब लिमिट लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है आपकी, ये डेल्टा, डेल्टा का जो साइन है वो ऐसे चेंज हो जाएगा, डेल्टा सी, और ये नीचे साइन ऐसे चेंज हो गया, ये जो साइन है ये साइन डेरिवेटिव का है, ठीक। और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका फंक्शन के ऊपर ये सिंबल, और ये क्यू, ये तो ये जो मैंने निशान लगाया है, इस निशान को हम लोग प्राइम बोलते हैं। तो राइट साइड है आपकी एफ प्राइम क्यू, इसको कभी कभी हम लोग डैश भी बोल देते हैं, यूजुअली आप देखोगे तो टीचर्स इसको डैश बोलते हैं, मैं भी इसको डैश बोल देता हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये साइन है क्या, तो ये साइन आपका प्राइम का साइन है, ठीक है। अब ये ही आपका डेरिवेटिव है, ये क्या है, आपका डेरिवेटिव है। अब ये है क्या, ये भी अभी समझते हैं। पहले मैंने आपको प्रोसेस बताया कि हम लोग यहाँ तक आते कैसे हैं, ये हो गया आपका डेरिवेटिव, ठीक। तो उसको पढ़ते क्या है, ये क्या है, इसकी क्या जरूरत है, अब ये सारी बातें हम लोग समझते हैं। तो
यहाँ पे पहले हम लेफ्ट साइड को समझेंगे, फिर हम समझेंगे राइट साइड को। लेफ्ट साइड को मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूं, यहाँ पे बना रहा हूं ब्रैकेट। इसको हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव। ये वाला जो आपका साइन है ना, इतना साइन, इतना, ये साइन डेरिवेटिव है। इस पूरी वैल्यू को आप पढ़ोगे डेरिवेटिव ऑफ सी। क्या पढ़ोगे? डेरिवेटिव ऑफ सी। सी क्या है? कोस्ट है। तो इसको पढ़ोगे आप डेरिवेटिव ऑफ सी। डेरिवेटिव ऑफ सी का मतलब है सी में होने वाला चेंज, यानी कि कोस्ट में होने वाला चेंज। अब जो आपकी कोस्ट में चेंज हो रहा है वो हो किसकी वजह से रहा है? वो चेंज इस वजह से हो रहा है क्योंकि आप जूस का प्रोडक्शन पहले से बढ़ा चुके हो। अच्छा, बढ़ाया कितना है? बढ़ाया है 2 लीटर से 2.0000000001। बहुत थोड़ा सा प्रोडक्शन आपने बढ़ाया है ना। तो डेरिवेटिव ऑफ सी मतलब चेंज इन कोस्ट। अच्छा, डेरिवेटिव इन चेंज यानी कोस्ट में चेंज हो रहा है। चेंज हो किसकी वजह से रहा है? ड्यू टू क्यू। क्यू की वजह से हो रहा है। तो आप इसको पढ़ोगे क्या? आप इसको पढ़ोगे डेरिवेटिव ऑफ सी ड्यू टू क्यू, यानी सी में का डेरिवेटिव क्यू की वजह से। अब मैथ में हम क्या करते हैं? ड्यू टू हटा देते हैं और ड्यू टू की जगह हम लोग लिखते हैं विद रेस्पेक्ट। ये मैं रफ कर रहा हूं, डायग्राम का अभी कोई काम नहीं है, अब आएगा दोबारा तब बना लेंगे। विद रेस्पेक्ट टू क्यू। इसको आप क्या पढ़ोगे? इसको आप पढ़ोगे डेरिवेटिव ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू क्यू। अगर अब मान लीजिए मैं लिखता हूं ऐसे, इसको क्या पढ़ोगे? इसको पढ़ोगे डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। WIT का मतलब है विद रेस्पेक्ट टू। विद रेस्पेक्ट टू को मैथ में हम शॉर्ट में ऐसे लिख लेते हैं ना। अब अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि q और ये p, तो आप कहोगे डेरिवेटिव ऑफ q विद रेस्पेक्ट टू p। तो ये आपका जो लेफ्ट साइड है ये आपको बता रहा है डेरिवेटिव की ये डेरिवेटिव है c का विद रिस्पेक्ट टू q। अब ये तो मैथमेटिकल भाषा हो गई। क्या हो गई है? मैथमेटिकल भाषा। इसका हमारे वास्तविक लाइफ में, रियल लाइफ में क्या मतलब है और हम इसका यूज क्यों कर रहे हैं? देखिए, एक आम आदमी को अगर आपको समझाना हो कि डेरिवेटिव क्या होता है, एक ही बात है, जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, आजकल पढ़ाई क्या हो गई है? पढ़ाई ये हो गई है कि आपको अपनी बात इतनी मुश्किल भाषा में समझानी, किसी को समझ में ना आए तो आप एजुकेटेड हो। लेकिन देखिए, ऐसा होता नहीं है। पढ़ा लिखा इंसान वो होता है जो मुश्किल से मुश्किल बात किसी को सरल सी भाषा में समझा दे। जैसे फॉर एग्जांपल, आपसे कहीं कोई व्यक्ति पूछे जो कम पढ़ा लिखा है और वो आपसे पूछे मुद्रास्फीति क्या होती है, और आप उसको बताने लगो कि भाई आप तो झाड़ने लगो उसके आगे कि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, आप उसको सीधा सीधा बताओगे मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, बात हो गई खत्म। अगर आपसे कोई पूछता है, कोई भी कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, कि यार मैं न्यूज़पेपर देखता हूँ बार बार जीडीपी आता है, जीडीपी क्या होता है, आप उसको एक बड़ी लंबी चौड़ी सी परिभाषा दे दो तो आप एजुकेटेड नहीं हो। एजुकेटेड का मतलब है कि आप उस इंसान को उसके स्तर पर जाकर समझा पाओ। यानी आप उसे सीधा कहो कि भाई देख, हमारे देश भारत में जितनी भी चीजें बनाई जाती हैं और जितनी भी सेवा बनाई जाती हैं, उन सारी चीजों, उन सारी सेवाओं की जो कीमत है बाजार में, उसको हम जीडीपी कहते हैं। सीधी सरल बात है, उसको समझ में आ गई। तो हर बात आपको बहुत ही सरल भाषा में पता होनी चाहिए। इसका एक कारण ये भी है, जब तक आपको वो बात बड़ी सरल सी भाषा में पता नहीं होगी ना, तो आप क्वेश्चन में भी जज नहीं कर पाओगे किस क्वेश्चन में क्या करना है। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें लिखा नहीं होता है, बहुत सारी जगह तो लिखा होता है डिफरेंशिएशन करो, इंटीग्रेशन करो, इनवर्स निकालो, पर कुछ जो एप्लीकेशंस होते हैं वहां ये नहीं लिखा होता है कि करना क्या है।
क्वेश्चन में लिखा होगा ये कॉवेब मॉडल को सॉल्व करो, तो वहां लिखा थोड़ी कॉवेब मॉडल को कैसे सॉल्व करो, आप डिफरेंस इक्वेशन यूज करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, क्या करोगे। लिखा है हैरोडामर मॉडल को सॉल्व करो। हैरोडामर मॉडल डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से भी सॉल्व हो सकता है, डिफरेंस इक्वेशन की हेल्प से भी सॉल्व हो सकता है। तो जब तक बारीकी पता नहीं होगी ना, तो पेपर में भी हमें नहीं पता चलेगा। तो डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब क्या है? इसका मतलब है, बिल्कुल साधारण सी भाषा में अगर किसी को समझाना है, रेट ऑफ चेंज इन c विद रिस्पेक्ट टू q। कहने का मतलब ये है q में चेंज होने की वजह से c में यानी कॉस्ट में किस रेट से चेंज होता है। क्या रेट मतलब स्पीड, रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब स्पीड, रेट मतलब स्पीड। कहने का मतलब है अगर Q बढ़ता है, मतलब आप जूस का प्रोडक्शन बढ़ाते हो, तो कॉस्ट किस स्पीड से बढ़ेगी। स्पीड के बारे में और ज्यादा डिटेल इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे जाके टॉपिक है। स्लोप को मैं एक बार दोबारा डिस्कस करूंगा आपके साथ। अभी तो मैंने आपको स्लोप सिर्फ स्ट्रेट लाइन के बारे में बताई थी, बट हमेशा स्ट्रेट लाइन थोड़ी होती है। तो आगे हम लोग, अभी हमने जो स्लोप समझी थी ना, वो बिना डिफरेंशिएशन के सीखी थी। अभी हम आगे जाएंगे, कोर्स को दोबारा पढ़ेंगे, सीखेंगे डिफरेंशिएशन यूज करके स्लोप कैसे निकालनी है। हाँ ठीक है। तो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन c ड्यू टू x, ये आपका डेरिवेटिव होता है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। देखिए मैंने आपको जो एग्जांपल दिया है, ये एग्जांपल एक इकोनॉमिक्स का एग्जांपल कॉस्ट फंक्शन का लेके समझा दिया है। बट यूजुअली क्या होता है, यूजुअली हमारा जो फंक्शन होता है वो ये होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव आएगा वो ये आएगा, ये क्या है? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, मतलब रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब देखिए ये y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हमारे इस एग्जांपल में कॉस्ट क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। q क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर आपसे यहां हम किसी फंक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सीधा सीधा आपसे कोई पूछ लेता है कि भाई डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप उसको कैसे जवाब दोगे? मान लीजिए कहीं इंटरव्यू में ही आपसे पूछ लिया जाए कि डेरिवेटिव बताओ, तो आप सीधा बताना, सर डेरिवेटिव इज द रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent वेरिएबल। सीधा सीधा बता दो कि सर डिपेंडेंट वेरिएबल में जिस स्पीड से चेंज हो रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से, वो आपका डेरिवेटिव है। डिफरेंशिएशन क्या है अभी ये भी हम लोग समझेंगे। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी, डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव इज द चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमारा हो गया है डेरिवेटिव। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये जो वैल्यू आपके पास आई है, आपको पता होगा ये वैल्यू आपके पास यहां से आई थी। ठीक है, अब ये चेंज जो भी होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है, डेफिनेट होगा। क्या होगा? डेफिनेट फाइनाइट होगा। क्यों? क्योंकि ये हमने जीरो नहीं लिया है, जीरो के पास है लेकिन जीरो नहीं है। इसके बाद
ये जो हमारे पास था, अगर हम इसमें लिमिट ले लेते हैं ये 0, तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है। अब ये जो हमारे पास रिजल्ट है, इस रिजल्ट को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, और इसी को हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव होता क्या है? डेरिवेटिव होता है रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। अच्छा, ये डेरिवेटिव हो गया। क्वेश्चन ये कि आपने डेरिवेटिव करा किसका है? किसका डेरिवेटिव करा है? तो हमने डेरिवेटिव करा है फंक्शन का। फंक्शन क्या था? ये। इसका डेरिवेटिव करा है हमने। इसका डेरिवेटिव करा है ये। तो ये किसका डेरिवेटिव? ये इसका डेरिवेटिव। ये था ना हमारे पास फंक्शन। तो ये जो है, ये किसका डेरिवेटिव? ये। और ये आया क्या है? ये आया है एफ प्राइम क्यू। तो बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ एफ क्यू with respect to q is f prime q। ये f q का डेरिवेटिव है। अब इसको लिखने के ना कई तरीके हैं। इसको लिखने का कोई एक तरीका नहीं है। इसको लिखने के कई तरीके क्या हैं, ये समझ लेते हैं। तो अलग अलग बुक में हमें अलग अलग नोटेशंस मिल जाती हैं। जैसे हमारे पास था क्या? हमारे पास था ये। हमारे पास ये था। ठीक है। अब आपको ये बात भी याद रखनी है, c किसके इक्वल था? c इसके इक्वल था। तो हम c की जगह ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। और यूजुअली हम लोग क्या करेंगे, हम सभी जगह c की जगह बाद में ये लिख लेंगे। तो हमारे पास ये वैल्यू थी, ये वैल्यू c की जगह मैंने ये लिख दिया है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में c इसके इक्वल ही था। अब अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ लिमिट लेते हैं, इधर भी और इधर भी, तो मेरे पास ये जो है ये इसमें चेंज हो जाएगा, और ये जो राइट साइड है ये इसमें चेंज हो जाएगी। सॉरी, dc बाय dq, और ये आपकी इसमें चेंज हो जाएगी। ठीक है। अब इस डेरिवेटिव को लिखने के कई तरीके हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक है। और ये तो मैं लिख ही चुका हूं। और इसको लिखने का एक तरीका और भी है। आप ऐसे कैपिटल डी बनाओ, ऐसे ये वाला ब्रैकेट लो, और ब्रैकेट लेने के अंदर ऐसे फंक्शन लिख लो। तो उसको लिखने का तरीका ये भी है। बट जो बहुत जनरल नोटेशन है, जो आम तौर पर यूज होती है, वो है ये, और वो है ये। ठीक है। इसमें अगर हम देखते हैं, अब हम लोग आते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। सारी बातें बारीक बारीक बात मैंने आपको बता दी है। ये आपके पास फंक्शन है, और जब आप डेरिवेटिव करोगे तो डेरिवेटिव दोनों साइड होगा, और ऐसे करोगे, ऐसे, ये ऐसे और ऐसे आप डेरिवेटिव करोगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू q। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ एफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू q। अब इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं, और रेट ऑफ चेंज इन
C with respect to Q, और हम इसको ये भी कह सकते हैं rate of change in FQ with respect to Q। तो ये बोलो या ये बोलो, ये बोलो या ये बोलो, एक ही बात है।